नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। बाजार में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी 8700 के ऊपर आज इनफैक्ट इस साल की सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देने के बाद भी इसने होल्ड किया है हायर लेवल्स पे, और कुछ एक स्टॉक्स जो कि होल्ड कर रहे हैं बाजार को हायर लेवल्स पे, जहां पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। इसमें हिंडाल्को है, इस पर हमने सुबह से ही अच्छी तेजी देखी। इसके अलावा बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली नंबर्स के बाद काफ़ी अच्छा रुझान दिखाते हुए, और हिंडाल्को 4.25% ऊपर। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है सबसे पहले ये देख लेते हैं, बताइए। बिल्कुल मेरे, अगर आप देखें CY16 का नया हाई करीब 8723, ये एक नया हाई था, लेकिन इसके बेहद नज़दीक अब तक हम नहीं गए, लेकिन इसके नीचे 8700 को हमने वॉलेट भी नहीं किया। तो 8700 के ऊपर अगर आप देखें निफ्टी बरकरार है, और 8680 जो कि एक बड़ा क्रिटिकल टेक्निकल लेवल है, उसको फॉर द टाइमिंग हम होल्ड कर रहे हैं। उससे ऊपर काफ़ी हद तक बने हुए हैं, तो अभी रिस्क की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और रिस्क की जोन में एंटर नहीं किया हमने। 8500 8600 ये पुट राइटर्स बरकरार है। इनका कॉन्फिडेंस देख के वाकई लगता है कि निफ्टी में दमखम अभी बाकी है, और कॉल्स पे जो शॉर्ट कवरिंग है, जो कॉल राइटर्स हैं वो बैकफुट पे है। उससे लगता है कि टेक्निकली अगर आप देखें अभी भी हम काफ़ी साउंड हैं, और स्कोप अभी यहाँ से अगर आप देखें ऊपर निकलने का काफ़ी अच्छा खासा है। निफ्टी बैंक को देखिए 18,500 से लेकर 18,900, ये जो 400 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी है, इसमें पुट राइटर्स हावी हैं। दैट मीन्स वो मानते नहीं है कि निफ्टी बैंक अभी रिस्की हुआ है, और वो लगता है उनको देख के कि 19,050 के ऊपर अगर आप देखें निफ्टी बैंक के जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। निफ्टी बैंक 18,500 से 18,900 के बीच में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। ऑटो के स्पेस में आप देखिए, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, क्या शानदार तेजी है। सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें, और अधिकतर काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई को हिट करते हुए। और लास्ट वॉकहार्ट आई थिंक टेक्निकली बात भी कर रहे थे, अभी लास्ट वीक हम इस पर बहुत साउंड काउंटर था, लेकिन आई थिंक अंकलेश्वर प्लांट को लेकर जो इश्यूज डेवलप हुए हैं, और यूएसएफडीए के अलर्ट के बाद आज एक बार फिर से अगर आप देखें बड़ा डेंट, और स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए एक समय काफ़ी हद तक 14% की लॉसेस के साथ कारोबार कर रहा था। तो एक्सट्रीम पेन में इस वक्त वॉकहार्ट, लेकिन टेक्निकली और आई थिंक ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स के वाइज में ही अभी भी बहुत साउंड ट्रैजेक्टरी में निफ्टी और निफ्टी बैंक। बिल्कुल। चलिए, इस बीच जिन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे एक बार उनको भी देख लेते हैं। जिन स्टॉक्स पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स की लिस्ट में एक तो ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स के बाद काफ़ी अच्छा रुझान। ब्रिटानिया नतीजों के बाद देखिए 9% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल ने अच्छा बाउंस दिया है, ये करीब 8% ऊपर है। इसके अलावा टोरेंट पावर ये करीब 5.5% ऊपर, लेकिन आज सबसे बड़ा दबाव वॉकहार्ट पर। अभी भी ये काउंटर 9% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और कुछ काउंटर्स में HPCL है जो कि 4% ऊपर है, मुथूट फाइनेंस 11.5% ऊपर, अमरा राजा बैटरीज, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो कि होल्डिंग कंपनी है ब्रिटानिया की, उस पर भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। और साथ ही टाटा कॉफ़ी यहाँ पर 9.5% का मूव इस समय। जी, साथ ही जिन स्टॉक्स से मैं डिस्कशन करूंगा जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, अगर आप देखें उसमें JK सीमेंट्स, क्या शानदार मूव। BHEL आज फ्रंट फुट पर 140 स्ट्राइक करता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, L&T फाइनेंस अगर आप देखें 91 स्ट्राइक, आई थिंक इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर L&T फाइनेंस। रिलायंस कुछ दमखम दिखाता हुआ। उसके बाद केयर को देखिए, आज अगर आप देखें 1153 पे, नतीजों के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। EIL अगर आप देखें यहाँ पे 8 रुपये ऊपर, और आइडिया और यूनियन बैंक यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे कारोबार कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है कुछ देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल चेक देते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ है बात करने के लिए। मानस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, 8707 आप अब CY16 के नए हाइस पे खड़े हैं। अभी टेक्निकल अप्रोच आपकी क्या कहती है? आप लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल लॉन्ग होल्ड करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट तो फ्राइडे के सेशन में ही क्लोजिंग बेसिस पे आ गया था, क्योंकि इस साल का जो हाईएस्ट क्लोजिंग था वो फ्राइडे का क्लोजिंग था। तो उस लिहाज से तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, और मैं समझता हूँ इस ब्रेकआउट के जो टारगेट्स होंगे वो करीब 8900 के आसपास तक होंगे। ये ज़रूर है कि मॉर्निंग से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 8700 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो रहा है। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल अभी भी लॉन्ग करके चलेंगे। निफ्टी में 8660 के स्टॉप लॉस रखेंगे, और कम से कम 8800 के टारगेट सेट करेंगे, जो कि आने वाले 1 से 2 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। इस बीच एक बार कोलगेट के नंबर्स को देख लेते हैं, बिकॉज नंबर्स आने के बाद काउंटर 1000 के पार इस समय करीब 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुनाफा जो है 126 करोड़ रहा है अगेंस्ट 116 करोड़ जो कि पिछले साल इस क्वार्टर के लिए था, और बिक्री 1141 करोड़ रही, 1015 करोड़ से ये बढ़ी है। लेकिन जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% के आसपास रही है, जबकि हेडविंड्स इस पूरे साल में इन्होंने काफ़ी फेस किया है। EBITDA रहा है 211 करोड़ 203 करोड़ के मुकाबले, और मार्जिन जो है वो करीब 18.5%।
के आसपास देखने को मिला है। तो अच्छी तेज़ी कोलगेट पर, हालांकि वॉल्यूम्स ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़े वो रहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ सिदानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आई थिंक देखिए कोलगेट के केस में भी यही हुआ था कि मार्केट वॉज इन स्पेकुलेशन मोड, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल इम्पैक्ट इनके वॉल्यूम्स पर पतंजलि का कितना देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें थी, चाहे मार्जिन में गिरावट हो, वो कुछ हद तक फैक्टर्ड इन थी, और यही वजह है कि 6% ऊपर है काउंटर रिजल्ट्स आने के बाद। आपको कैसे लगे नतीजे कोलगेट के? देखिए, प्राइमा फेसी जो आपके चैनल के द्वारा जो रिजल्ट पता चल रहा है, हम मान रहे हैं कि ये अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ है। क्योंकि अगर आज ही के कंजम्पशन स्पेस या एफएमसीजी स्पेस से और एक कंपनी के नतीजे आए हैं, वो है ब्रिटानिया, इनके भी वॉल्यूम ग्रोथ 8-9% के आसपास आए हैं, जो बेहतर हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी 10-11%। सो मैं मानता हूँ कि आज के दोनों ही एफएमसीजी प्लेयर के वॉल्यूम ग्रोथ थोड़े प्रॉमिसिंग या ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, बट यहाँ से और इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मार्जिन जो ड्रैग है वो आने वाले समय में इम्प्रूव हो सकता है। अगर रूरल इकोनॉमी में थोड़ी बहुत ट्रैक्शन और आ जाती है तो हम मानते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। चलिए, अब विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और आज से हटकर थोड़ा सा कल पे जोर देते हैं। बिल्कुल, रघुराम राजन जी का आखिरी दाव क्या होगा, क्या लगता है? खैर वो देखिए, वो ना इन सब चीज़ों में ज़्यादा आते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। मतलब उनको अगर आखिरी पॉलिसी है, अगर उन्हें कन्विक्शन है कि हाँ मैं रेट कट करने की स्थिति में हूँ, तो उन्हें कोई करने से रोक नहीं पाएगा, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई करवा नहीं पाएगा। चलिए, स्ट्रीट क्या मानती है मिस्टर राजन के आखिर का देखिए जो आखिरी दाव है वो क्या रहेगा? अंचल है न्यूज़ रूम से बात करने के लिए। अंचल, क्या लगता है, बात जो की आपने सभी लोगों से, क्या कहते हैं वो पॉसिबिलिटी किस बात की लग रही है? बिल्कुल वीरेंद्र, करीब करीब देखे तो 20 से 25 लोगों से बात की, इकोनॉमिस्ट थे, बैंकर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, और मोरलेस एक ही व्यू सबका करीब करीब एक ही मत निकलता हुआ आया। देखिए, पहला सवाल सबसे जो क्रूड सवाल था कि क्या रघुराम राजन जी कल की पॉलिसी रेट में बदलाव करेंगे, क्या पॉलिसी रेट्स घटाई जाएंगी? तो साफ तौर पे लोगों ने कहा, 85% लोगों का मानना था स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, इन्फ्लेशन पे फोकस जारी रहेगा उनका। अभी इन्फ्लेशन नंबर्स हाइक होकर आ सकते हैं, क्योंकि मॉनसून बहुत ज़्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज भी होगा, उसका इम्पैक्ट भी आएगा, तो और 7th पे कमीशन है, उसका इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखेगा। तो 85% लोग मानते हैं कि इस बारी स्टेटस को रहेगी पॉलिसी में। वहीं 10% ऑप्टिमिस्टिक थे, उनका मानना था नहीं इस बारी भी रेट कट होता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली जाते जाते वो एक रेट कट ज़रूर देकर जाएंगे। और 5% ऐसे लोग थे जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए थे कि क्या वो रेट कट करेंगे या फिर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। दूसरा अहम सवाल बनता है कि अगर रेट कट नहीं होता है तो क्या CRR में कोई बदलाव किया जाएगा, CRR को घटाया जाएगा? उसमें भी मोरलेस एक ही मत आया कि 70% लोगों का मानना था नहीं, CRR में किसी तरह कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं करीब करीब 25% ऐसे लोग थे जो मानते थे शायद, क्योंकि रेट कट नहीं होता हुआ दिख रहा है, शायद CRR में थोड़ी ढील दे दी जाए। लेकिन 5% लोग वहाँ पे भी ऐसे थे जो अभी तक ये श्योर नहीं था, अपना मन नहीं बना पा रहे थे कि क्या कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एक मत सामने यही निकल के आ रहा है, शायद जो पॉलिसी आ रही है वो स्टेटस को ही डिफाइन करेगी। डेफिनेटली कमेंट्री पे फोकस रहेगा कि किस तरह की कमेंट्री वो देते हैं, और लोगों का और जानकारों का मानना है जो इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस है RBI का, उसे मेंटेन रखा जाएगा। टारगेट्स को वापस टारगेट्स को लेके बातचीत हो सकती है, और जो नए टारगेट्स सरकार भी जारी करने वाली है उनका भी शायद कोई इंडिकेशन आता हुआ दिख सके। बिल्कुल। इस बीच के मिस्त्री जी, उनका क्या कहना है पॉलिसी पर, और साथ ही एक्सिस बैंक, इनकी सलाह क्या है, पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सुन लेते हैं एक बार। There could be a 0.25% cut in rates. Whether it happens in this policy or it happens thereafter is difficult to say. But my personal view is that you should see a 0.25% cut and not much more than that. That's my view. I may be wrong. Market belief is that the reduction in rates will. इस एनवायरनमेंट में क्या आरबीआई रेट कट करेंगे और करना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्हें अपनी पॉलिसी जो है, जो उन्होंने बोली है, जो ये है कि हमें इन्फ्लेशन टारगेट करना है और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तब हम रेट काटेंगे, इस पॉलिसी को उन्हें मेंटेन करना। बिल्कुल, देखते हैं कल क्या होता है पॉलिसी में। लेकिन इस बीच बिमल जालान साहब का क्या कहना है पॉलिसी पर, और साथ ही वल्लभ भंसाली चेयरमैन इनाम के, उनसे भी हमने बात की थी, उनका व्यू भी जानेंगे। पहले सुन लेते हैं बिमल जालान ने क्या कहा है पॉलिसी पर। चांसेस ऐसी हैं जिसमें आप यदि 25 बेसिस पॉइंट्स कम करें
या इसको स्टडी रखें, ये सब फिजिबल है और ठीक है, लेकिन लेट द रिजर्व बैंक मेक द जजमेंट ऑफ व्हाट कैन बी डन। चलिए, तो खैर 25 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट कंसेंसस। अब ये कल होता है या फिर नए गवर्नर के पाले में जाता है ये देखना होगा। अब हमारे साथ अब पराग ठक्कर जुड़े, उनसे बात करते हैं। पराग, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पानी है ना, फिल्टर वाटर। पराग, आप सुन पा रहे हैं क्या? पराग, कैन यू हियर मी? हेलो Parag, can you hear me? Yeah, now I can hear you. Yeah, okay. 25 basis point, Yes. will be a bit of surprise because ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये मान रहे हैं कि शायद इस बार भी पॉलिसी विल बी स्टेटस को। अगर होता है 25 बेसिस पॉइंट का कट, तो कोई स्पर्ट आप आता देख रहे हैं मार्केट में? You are asking me? या देखिए कि अभी तो मानसून शुरू हुआ है, हालांकि पल्सिस का सोइंग 41% अप है, तो डेफिनेटली पल्सिस के भाव नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो सीपीआई में मेजर जो कंपोनेंट है वो फूड है, तो फूड के प्राइसेस मानसून के अच्छे हुए चलते हुए आगे जाके गिरने चाहिए। बट आई थिंक इस बार मेरे हिसाब से तो इट विल बी अ पॉज। उसके बाद आगे जाके अगर मानसून के हिसाब से अगर फूड इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो रेट कट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 25 बिप्स अगर कट होता है तो डेफिनेटली जो रेट सेंसिटिव्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल शेयर्स है, एनबीएफसीज है, रियल एस्टेट कंपनीज है, उनको काफ़ी सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। और वैसे भी ऑटोमोबाइल्स के लिए तो एवरीथिंग इज़ इन फेवर। मतलब मानसून अच्छा, 7th पे कमीशन, जीएसटी, और अगर रेट कट होता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस बीच आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। आशीष 8708। आशीष, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ देर पहले मैं भी न्यूज़ रूम में ये आंकड़े देख रहा था। जिस प्रकार अभी भी पुट राइटिंग हो रही है और कॉल राइटर्स का देखिए कॉन्फिडेंस वाकई काफ़ी अगर आप देखें फीका पड़ा है 8650 8640 को पार करने के बाद। अभी अपने क्लाइंट्स को आप उन्हें सजेशंस क्या दिए हैं निफ्टी फ्यूचर्स पर और ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार वीरेंद्र, देखिए हम तो लॉन्ग पोजीशन नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी शो पे हमने बात की थी अराउंड 8550 की बाजार जो है वो क्लियरली ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 दिन के करेक्शन के बावजूद भी बाजार में उस समय भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली थी। और अभी लास्ट 2-3 दिनों में भी हमने देखा कि अब 8500 और अब तो 8600 के आसपास भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार के अंदर अब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है बिटवीन दिस 85-8600। शॉर्ट टर्म के अंदर में मेरा ये मानना है 8900 तक के जो अपसाइड टारगेट्स है वो निफ्टी के अंदर में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और 8900 के ऊपर अगर से मूव आता है तो वो एक बहुत ही डिसाइसिव होगा और उसके बाद फ्रेश अपसाइड जो है उस समय डेफिनेटली काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। बट मैं समझता हूँ उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। इस समय पे मेरा ये मानना है 8900 से 8880 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर में 3-4 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, आज देखिए बढ़त वाले स्टॉक्स में जस्ट डायल्को 7.5% ऊपर है, थर्मैक्स करीब 6%। इनफैक्ट एक्शन पूरा मिड कैप में देखिए किस तरफ है। टॉरेंट पावर 5.5% ऊपर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 5.5%, कोलगेट पर हमने देखा अच्छा मूव है। ब्रिटानिया, इनफैक्ट ब्रिटानिया और बॉम्बे बर्मा दोनों ही काफ़ी अच्छा मूव देते हुए। सिद्धार्थ, ब्रिटानिया और बॉम्बे बर्मा इन दोनों पर आपकी क्या सलाह है? देखिए, बॉम्बे बर्मा तो हम कवर नहीं करते हैं, पर ब्रिटानिया की अगर बात करें तो ब्रिटानिया जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके नतीजे आ जाए हैं। नतीजों में वॉल्यूम ग्रोथ देखने बहुत उम्दा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है कंपेयर टू द सीक्वेंशियल क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीबन 9% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो हम मानते हैं मैनेजमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस है और FY17 की जो आउटलुक है वो करीबन 10-11% का वॉल्यूम ग्रोथ है। इनफैक्ट कंपनी 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन रखती है बिस्किट सेगमेंट में, डेयरी सेगमेंट में उतर रही है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये भी डबल डिजिट एक्सपेक्टेशन है। तो हम मानते हैं कि नतीजे ये क्वार्टर के अच्छे आए हैं। जो एक्सपेक्टेशन मैं मानता हूँ बहुत सारे पॉकेट्स में थोड़े नरम थे, तो नंबर्स अच्छे आए हैं। स्टॉक भी काफ़ी अच्छा अपटिक पे है आज। तो हम मानते हैं कि 3600 के टारगेट प्राइस से ब्रिटानिया को एक बार अक्यूमुलेट ज़रूर किया जा सकता है। ब्रिटानिया आप देखें पोस्ट नंबर्स 276, 276 रुपये ऊपर 3162 के स्तर पे। मिस्टर ठक्कर, आपकी राय क्या है? इस वक्त FMCG में अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या एक्यूमुलेट करवाया है? आप देखिए HUL के नंबर्स आई थिंक वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा सा अगर आप देखें डिसअपॉइंट करके गए। टावर के नंबर्स वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा डिसअपॉइंट करके गए। बट नाउ यू हैव कोलगेट एंड ब्रिटानिया। पोस्ट Q1 आपको सबसे अट्रैक्टिव FMCG में बेट कौन सी लग रही है इस वक्त?
नहीं, मेरे हिसाब से जिस हिसाब की रिकवरी मैं देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रूरल स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानसून रिलेटेड चीज़ों में, मेरा ज़्यादा टिल्ट जो है वो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की तरफ है, बिकॉज मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम खेलना चाहूँगा, नहीं कि स्टेपल्स थीम। तो महिंद्रा बिकॉज महिंद्रा इज़ 65% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ रूरल इंडिया, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से शुरू करके मारुति और ऑफकोर्स टाटा मोटर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया बट JLR के स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के कारण अच्छा लगता है। FMCG स्पेस में पेंट इन इतने ख़राब माहौल में भी 2 साल के ख़राब मानसून के बाद भी पेंट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा। तो मेरे हिसाब से जब अच्छा माहौल होगा तो पेंट में वॉल्यूम ग्रोथ इवन बेटर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट्स या ऐसे स्टॉक्स पे मैं ज़्यादा रेदर देन स्टेपल्स, बिकॉज ये तो इसका कंजम्पशन अचानक से नहीं बढ़ सकता है, जबकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आपको बड़ा डेल्टा आएगा वॉल्यूम ग्रोथ में। बिल्कुल। आज मानस ट्रेड जब शुरू हुआ था तब हमने सीमेंट स्टॉक्स में, खासकर छोटे सीमेंट स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखा था। आपने पिक किया था क्या कुछ वहाँ पे? आर यू होल्डिंग ऑन टू समथिंग? देखिए, जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं, चाहे ACC हो जहाँ पर हमें पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, ग्रासिम में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं, अंबुजा में देखिए तो फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला, और इंडिया सीमेंट में भी हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो पिक डेफिनेटली इंडिया सीमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, इम्पोर्ट लेवल के ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज ज़रूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल करीब 135 रुपये तक का है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 118 के आसपास रहेंगे। चलिए कुछ और सारा स्टॉक्स को देखते हैं। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी में जो स्टॉक्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, भैया ने जिक्र किया था हिंडाल्को का, उसके बाद आप देखिए अभी भी इस वक्त 1691 पे ल्यूपिन, इंडसइंड बैंक करीब 10 रुपये ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज ने आज अपना एक लॉस्ट ग्राउंड रीगेन करने की कोशिश की, एंड आई थिंक दैट इज 3000। आशीष, मुझे मालूम है एक बहुत मैं रिस्की स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यही रिस्क शायद लोगों ने फरवरी मार्च अप्रैल में लिया था, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, बशर्ते कि उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया या फिर वो हायर लेवल्स पे बुक करके भागे। अब ये ऑलमोस्ट जो हल्का सा एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम विजिबल है उस पर, उसको देखते हुए आप करेंगे क्या डॉक्टर? इसमें कोई रिस्क लेना चाहेंगे लॉन्ग साइड पे? वीरेंद्र, मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोअर लेवल्स पे जब भी जो बेस बना है उसमें वॉल्यूम्स का एक्शन हमें देखने को नहीं मिला, ना ही हमने डेरिवेटिव्स फ्रंट पे कोई ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखा, और ना ही डिलीवरी वॉल्यूम्स में कोई बड़ा पिकअप देखने को मिला। तो जब तीनों ही सिग्नल अभी मिसिंग है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्राइस स्टेबल होने की वजह से शायद स्टॉक के अंदर में मैं बेट लेना थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। मेरा ये मानना है कि दूसरे फार्मा स्पेस में टोरेंट फार्मा एक स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, और डीवीज लैब, ये दोनों ही स्टॉक मुझे लगता है 10 से 12% की अपसाइड 1-2 महीने के अंदर में दिखा सकते हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादा टोरेंट फार्मा और डीवीज लैब पे रहेगा रेदर देन डॉक्टर रेड्डीज। जी, इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिन पर अच्छा मूव है आज। और SRS इस काउंटर पर सुबह से अच्छा मूव देखने को मिला है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ काउंटर करीब 15% ऊपर है। मुथूट फाइनेंस और एक काउंटर है जो कि 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, इस पर नज़र रख सकते हैं। स्टर्लिंग टूल्स और एक काउंटर है जो कि करीब 10% ऊपर है, और साथ ही टाटा कॉफ़ी इस पर करीब 10% का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं। मुथूट फाइनेंस पर आपकी क्या सलाह है सिद्धार्थ, आज जिस तरह से ये चला है? देखिए, पूरे ही सेक्टर में मुथूट फाइनेंस या मन्नापुरम की बात करें तो डेफिनेटली जो ओवरऑल गोल्ड प्राइसेस जो अपटिक आए हैं इसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और इनफैक्ट जो हेयर कट्स जो दिए जाते हैं बिजनेस में, ये हेयर कट के कारण अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ये सारे बिजनेसेस में। हालांकि ये दोनों ही कंपनियों में हमारी कवरेज नहीं है, बट NBFC स्पेस की अगर बात करें जो स्पेस में ये है, क्योंकि NBFCs में भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज है, इनमें से एक NBFC है जिसे कैपिटल फर्स्ट, जिस पे हम दाव लगा रहे हैं अभी। हम मानते हैं कि बजाज फाइनेंस और इसमें बहुत कोई डिफरेंस है नहीं बिजनेस में, और जबकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी 35% चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्पेस में जिस हिसाब से लोन ग्रोथ है, जिस हिसाब से डिसबर्सल्स है और AUM ग्रोथ है, हम मानते हैं कि कैपिटल फर्स्ट NBFC स्पेस में बहुत स्ट्रांग है। जी, इस बीच थोड़ा सा अर्निंग सीजन पे वापस से आते हैं, और केयर के नतीजे अगर आप देखें कुछ देर पहले आए थे, और
आपने नंबर्स के बाद स्ट्रीट का रिएक्शन दिखा है, मैंने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। एक बार प्लीज अगर आप नंबर्स पे आइए। स्टॉक ऑलमोस्ट डे है की ट्रैजेक्टरी में 95 रुपये ऊपर 9% की तेजी लेके स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो रिस्पॉन्स है स्ट्रीट का आज इन नंबर्स से। प्लीज एक बार नंबर्स पे आते हैं, एक्जैक्टली नंबर्स को देखते हैं। मिस्टर डी आर डोगरा हमारे साथ जुड़े हैं के रेटिंग से बात करने के लिए। ये देखिए प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 41% बढ़ के आप देखें 24 करोड़ रुपये रहे। आई मीन सब्सटेंशियल जंप है यहाँ पे बॉटम लाइन में। मिस्टर डोगरा गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर सर, एक्जैक्टली ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे और साथ ही साथ आई थिंक Q1 में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो रही है उसके क्या अच्छे संकेत आप लोगों को मिले हैं? Yeah, first of all, Mihir and Virender, thank you, and thank you G Business to have me on your website, and hi Ira. See, इसके दो कारण हैं। एक तो जो 41% ग्रोथ दिखा रहे हैं आप, हमने दिखाया है नेट प्रॉफिट में 17 करोड़ जून 15 से अराउंड 25 करोड़ के करीब 24.67 करोड़ एग्जैक्टली इन जून 16। इसके दो कारण है। एक तो रेटिंग रेवेन्यू आप देखेंगे 18% से बढ़ा है 48 करोड़ से 56.7 करोड़। और दूसरा है कि हमारे एक्सपेंसेस 10% से नीचे गए हैं, 25.35 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में जून 15 में, जो घट के 22.74 करोड़ हो गए हैं इस क्वार्टर में। तो 10% का इजाफा है, आई मीन रिडक्शन है, फॉल है एक्सपेंसेस में। और दोनों के कारण हमारा 49% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है 23 करोड़ से 34 करोड़ के करीब। और क्योंकि थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगा है इसके कारण आपको नेट प्रॉफिट 41% बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि हमारा एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे कि हमारा 47.7% था जून 15 में, वो बढ़ के 60.2% हो गया है इस क्वार्टर में। और इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 34.1% होता था जून 15 में, वो जून 16 में बढ़ के 41.4% हुआ है। लगभग कुल मिला के हमारे ये बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है। एंड जैसे आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो थोड़ा इजाफा दिख रहा है, क्योंकि जो सरकार ने 2 साल के काम किया है उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आने शुरू हो गए हैं। बट हालांकि आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे वो इतना नहीं बढ़ा है, और हमने बेटर किया है। उसका ये कारण है, एक तो थोड़ा कंपटीशन से मार्केट शेयर खींचा होगा हमने, एक ये कारण हो सकता है। सेकेंडली बहुत सारे रिफाइनेंसिंग हो रही हैं, जो कि नया क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने में आंकड़े नहीं आते उसमें, लेकिन लोग रिप्लेस करते हैं बोरिंग्स को, और उसके भी रेटिंग चाहिए। तो अगर आप उसका एक सब्सटेंशियल मार्केट शेयर आप गार्नर करते हो तो आपके नंबर्स बेटर रहेंगे क्रेडिट ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मिस्टर डोगरा, ये जो एबिटा लेवल पे ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल लग रहा है आपको जी, या फिर इनफैक्ट और सुधार होता दिख रहा है? और साथ ही क्योंकि जीएसटी का जो रोल आउट है अब उसकी तैयारी होगी शुरू, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में केयर या फिर बाकी एजेंसीज पर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वो इम्पैक्ट तो इस साल नहीं आ सकता, क्योंकि जीएसटी अर्लीस्ट 1 4/17 से चालू होगा, तो सिर्फ वो FY18 या FY19 में उसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। लेकिन वो डायरेक्शन बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड बिल्कुल ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड है कि अगर आप लिबरलाइजेशन देखते हैं जो नरसिम्हा साहब के टाइम में हुआ था, उसके बाद ये आई थिंक दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो इस लेवल का है। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आई थिंक शॉर्ट रन में और इस साल में जो काफ़ी काम गवर्नमेंट ने, से पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि सरकार ने रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, माइनिंग पे जो काम किया उसके इम्पैक्ट अब दिखने को मिलेंगे। और अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा और प्राइवेट सेक्टर भी आता है, तो मेरे को लगता है एंड ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप इस बार 8% का GDP ग्रोथ हिट करेंगे, और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। एंड आई थिंक दैट टाइम इज़ वेरी गुड टाइम फॉर रेटिंग एजेंसीज। और रिजर्व बैंक भी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि लोग कॉर्पोरेट डेट मार्केट में जाएं। ऑलरेडी एक RBI की गाइडलाइंस मार्केट में हैं फॉर डिस्कशन कि लार्ज एक्सपोजर्स का कुछ परसेंटेज 25% एग्जैक्टली शुड कम आउट ऑफ द कॉर्पोरेट डेट मार्केट। एंड वो आता है तो आपको पता ही है कि रेटिंग एजेंसी कॉर्पोरेट डेट मार्केट में ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, बेसिकली बैंक लोन रेटिंग पे एज फार एज चार्जिंग ऑफ फीस आर कंसर्न। सो मेरे को लगता है जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट ओपन होती है तो रेटिंग एजेंसी के लिए अच्छा सीन है। ओके सर, मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, एग्जैक्टली जो लोन्स के जो टिकट साइज हैं बीते 2 क्वार्टर्स में, वो क्या आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये सर, कल क्रेडिट पॉलिसी है, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी?
इस पॉलिसी में तो लगता नहीं है कि कोई फर्दर रिडक्शन होगी, उसका तो चांसेस नहीं है। हाउस का हमारा भी यही मत है कि अब फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है कल के पॉलिसी में। बट लेकिन हमारा ये पक्का व्यू है कि अब इकोनॉमी विल स्टार्ट लुकिंग अप फर्दर एंड आई थिंक देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट विल गो टू 8% ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंड उसके लिए जो भी पब्लिक को करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएंगी और लगता है इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए, बैंक्स के लिए अच्छे दिन आने की संभावना है पूरी। बिल्कुल। चलिए मिस्टर डोगरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पराग ठक्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं। पराग, आज इनफैक्ट मिड कैप में हमने देखा कि बहुत सारे नतीजे हैं जहां पर हमने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा है आज, जो भी रिजल्ट्स देखने को मिले। वी आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट ब्रिटानिया या फिर बॉम्बे बर्मा में, उसके चलते हमने जिस तरह का इम्पैक्ट देखा। नाउ लुक एट कोलगेट में इनफैक्ट इनका जो ओरल केयर सेगमेंट है वहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर रहा है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमने कोलगेट के स्टॉक पर देखा है। काउंटर 6% ऊपर इंट्राडे हाई पर, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था दैट द कंपनी विल टेक अ हिट एज फार एज ओरल केयर सेगमेंट इज कंसर्न। कोलगेट पर आपका व्यू क्या है पराग? नहीं, देखिए 6% वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया है, नो डाउट, बिकॉज पतंजलि की कंपटीशन और ओवरऑल स्लगिश मार्केट के कारण इतना ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक्स फुल्ली प्राइस्ड है। ये लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है मार्केट में अभी और एफएमसीजी एक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी स्पेस है, तो इसमें डेफिनेटली एक थोड़े से अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ पे काफ़ी बड़ी बाइंग आ जाती है। सो बट मेरा कोई खास इसमें बुलिश व्यू नहीं है। आशीष, अभी बैंकिंग बास्केट में बैंक निफ्टी, इनफैक्ट अगर आप ओके सर प्लीज अपनी बात पूरी करेंगे आप? हाँ, इनफैक्ट आप मिड कैप्स में की जो बात कर रहे थे, मिड कैप के रिजल्ट्स की, काफ़ी सारी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि मैंने कह रहा था कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, राणे ब्रेक्स है, ये जो ऑटो कंपोनेंट, ऑटो रिलेटेड स्टॉक्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप देखिए तो हॉकिंस कुकर ने बहुत टाइम के बाद एक अच्छा रिजल्ट दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ 8.7% था, पैट ग्रोथ अराउंड 80% था। तो ऐसे काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे अभी एक जैसे हमने देखा है कि स्टील इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन दे रही है, तो उस सेक्टर में जो दो मिड कैप छोटी कंपनीज जैसे कि कल्याणी स्टील, उसने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया, 25% EBITDA मार्जिन दिखाया था। और ओरिएंट रिफ्रैक्टरी जो स्टील में लगता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने 50% ग्रोथ दिखाया अपने प्रॉफिट्स में। सो ये सब पॉकेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपेयर्ड टू आई वुड से कि मैच्योर्ड बिजनेसेस लाइक FMCG बिजनेसेस। जी चलिए देख लेते हैं एक बार आज जिन स्टॉक्स पर इस समय अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है या फिर जो इस साल के नए हाई पर खड़े हैं। उन स्टॉक्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स है जो कि करीब 0.5% ऊपर अपने 52 वीक हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ट्रेंट इस काउंटर पर करीब 1.5% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। IGL और एक काउंटर है जो कि करीब 3.25% ऊपर है। मुथूट के बाद अब मनापुरम की बारी है। मनापुरम फाइनेंस 5.5% ऊपर है और साथ ही यस बैंक पर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर अच्छा मूव देखने को मिला है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर वॉल्यूम थोड़ी कम है लेकिन ये काउंटर भी करीब 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। मानस, इनमें से कोई स्टॉक आपने रडार पर रखा हुआ है क्या? देखिए जितने स्टॉक आपने बताया इसमें एक तो मनापुरम फाइनेंस जहां पर बहुत ही क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और आज एक ब्रेकआउट देखने को डेली चार्ट से मिला है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल बिल्कुल लिया जा सकता है जिसमें आपके टारगेट करीब 95 के आसपास रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 88 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास रहेंगे। और दूसरा स्टॉक M&M रहेगा क्योंकि देखिए M&M में एक कंसोलिडेशन देखा गया था करीब 1 मंथ से और उस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कम 200 रुपये का अपमूव M&M में देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है और अपने स्टॉप लॉसेस जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो करीब 1440 का रहेगा। जी चलिए, आज अगर आप ऑटो स्पेस को देखें कितना वाइब्रेंट स्पेस था। सुबह जब शुरुआत हुई थी बाजार की उसके बाद एक एक करके नया स्टॉक आ रहा था, ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा था और आई थिंक इसी क्रम में सबसे ऊपर जो खड़ा है वो है मारुति। शायद मारुति को देख के आपको लगे कि वाह गजब हो गया, क्या रनअप दिया इसने, लेकिन यकीन मानिए इससे भी अच्छा, इससे भी दिलचस्प इसी अगर आप देखें ऑटो स्पेस में कुछ था। वो क्या था आइए समझने की कोशिश करते हैं। मनीष हमारे साथ न्यूज़रूम से। मनीष बताइए, जिसने मारुति को भी बीट किया।
धन्यवाद वीरेंद्र। अगर एक मुहावरे के तौर पर इससे कहा जाए तो एक आमतौर के भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। तो भी यही ट्रेंड देखने को मिला तमाम ऑटो कंपनियों के साथ। खासतौर पर जो कंपनियां मारुति को प्रोडक्ट सप्लाई करती थी उन्होंने रिटर्न के मामले में मारुति को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अगर रिटर्न के लिहाज से देखिए, खासतौर पे 3 जो इन्होंने हाल में जो लॉन्च किए मॉडल, जो 3 लॉन्च हुए इनके, सियाज, ब्रेजा और बलेनो, उसने कहीं ना कहीं मारुति की किस्मत को बदला है काफ़ी हद तक। और उसका असर जो है सीधे तौर पर उन कंपनियों को फ़ायदा हुआ जो मारुति के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। देखिए पिछले साल अक्टूबर 2015 में ही जो है हमने देखा था कि सियाज का लॉन्च हुआ था। उसके बाद से, सियाज के लॉन्च के बाद से मारुति में करीब 16 से 17% तक की तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट 19% तक की तेज़ी देखने को मिली है। बाद में इस तेज़ी को और फायदा मिला जिसकी वजह से मारुति ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। जो बेलेनो की लॉन्चिंग हुई या ब्रेजा की लॉन्चिंग हुई, जिस तरह से उसका रिस्पॉन्स देखने को मिला, उसकी वजह से हमने देखा कि मारुति में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा। लेकिन अब उन कंपनियों का रिटर्न देखिए जो इनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मारुति का रिटर्न 19% के आसपास का, लेकिन हरिता सीटिंग जो सीट्स होते हैं उनको बनाने के कारोबार में है और मारुति को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है, उनका रिटर्न देखिए 240% के आसपास आता हुआ दिखा है। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा जो है उसमें दोगुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। राणे ब्रेक देखिए, वो ब्रेक्स बनाने के कारोबार में है, 144% का रिटर्न जो है इसने दिया है। और ये कंपनी भी जो है कहीं ना कहीं मारुति को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। करीब 30 से लेकर 40% तक का रेवेन्यू जो इस कंपनी का मारुति से आता है। इसके अलावा देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कॉर्प, इन दोनों का रिटर्न भी बेहतर देखने को मिला। मिंडा इंडस्ट्रीज ने करीब 134% के आसपास का रिटर्न दिया, जबकि मिंडा कॉर्प ने 63% के आसपास दिया। गैब्रियल ये शॉक ऑब्जर्वर बनाने वाली कंपनी है और ये कहीं ना कहीं एक इसके स्पेशल क्लाइंट है इसकी मारुति की। इसकी भी आमदनी करीब जो है 30 से 40% तक मारुति में आता और इस कंपनी ने भी 33% रिटर्न दिया। सुब्रा जो गाड़ियों में AC की सुविधा देती है मारुति को, उसमें भी देखिए रिटर्न के मामले में तो करीब 27% का रिटर्न आया। और मारुति की एक और सब्सिडी कंपनी है जय भारत मारुति, उसका रिटर्न 22% के आसपास का। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये है कि मारुति ने जितना रिटर्न दिया उसके मुकाबले ऑटो एंसेसरी कंपनियां जो उनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है, रिटर्न के मामले में मारुति से बेहद आगे निकल गए। बिल्कुल। चलिए, तो खैर ये वो कंपनीज हैं जिनको मारुति के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस से फ़ायदा हुआ है। सिद्धार्थ, इसमें से आप कौन सी कंपनी पिक करेंगे? देखिए इसमें और एक कंपनी है जो है रिको ऑटो, वो काफ़ी अच्छा कंपनी है। मैं मानता हूँ कि इस बार के नतीजे भी अच्छे आए हैं और आने वाले समय में इनके नतीजे और अच्छे आ सकते हैं। दूसरी कंपनी गैब्रियल है, गैब्रियल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक कंपनी का जिक्र करना चाहूँगा जो मारुति के साथ लिंक्ड अप नहीं है बट ऑटो सेक्टर में है, ऑटो एंसिलरी स्पेस में है और MHCV सेगमेंट को केटर करती है, वो है जमुना ऑटो। और ओवरऑल जो स्प्रिंग सप्लाई होती है वो जमुना ऑटो के द्वारा होती है और MHCV सेगमेंट जैसे हमने देखा है कि 30% का ग्रोथ देखने मिला है पिछले 2 साल में, तो आने वाले 2 साल में भी 15% का ग्रोथ देख सकते हैं। और इतने नए नए प्रोडक्ट लाती है कंपनी जैसे कि पैराबोलिक स्प्रिंग जिसमें 90% का मार्केट शेयर है, एक तरीके से मोनोपोली है। हम मानते हैं कि जमुना ऑटो अपना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव कर सकती है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आ सकते हैं। जमुना ऑटो विच सप्लाइज टू MHCV सेगमेंट और अच्छा स्टॉक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। जहाँ कुछ और सेरा स्टॉक्स को देखते हैं, लेट्स टेक SBI याद रखिए डे हाई पे कारोबार कर रहा है, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 233 पे। मैं डेली चार्ट्स को देख के बोल रहा हूँ देखिए, और ये क्लोजिंग दैट मीन्स ये CY16 की नई क्लोजिंग हो सकती है, नए उच्चतम स्तरों की क्लोजिंग हो सकती है। लेकिन और क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है, पावर ऑफ डेरिवेटिव्स जो वायदा कारोबार में है, SBI हो गया। उसके बाद आप DLF को देखिए, सुबह भी मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, याद रखिए DLF के लिए ये नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर होगा। आशीष, DLF एक्चुअली धीरे धीरे आई थिंक ये बहुत वाइल्ड नहीं रहा इस बार CY16 में। ये इस बार की सबसे, अगर आप देखें, बड़ी प्रॉपर्टी थी इसकी, ये खूबी भी थी। दैट मीन्स अपने साथ ये ना रिस्क फैक्टर बहुत कैरी नहीं कर रहा था। अभी आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्लाइंट्स को, सजेशंस क्या दिए हैं DLF पे आप लोगों ने? देखिए वीरेंद्र, मेरा तो मानना है कि DLF के अंदर एक अच्छा अपमूव आ सकता है, क्योंकि जिस तरह का बेस बना है उसके अंदर में मैं सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 180-185 के लेवल्स को दिखाए, तो डेफिनेटली एक अच्छा बेट है। और मेरा मानना है जिस तरह से बेस लास्ट 5-6 महीनों से स्टॉक ने बनाया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है 158-157 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट होगा। इसलिए इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बजाय एक पोजिशनल स्टॉप लगा के ट्रेड कीजिए। और ऊपर में मेरा मानना है 180-182 के टारगेट्स आने वाले कुछ समय में DLF में देखने को मिल सकते हैं। आशीष, साथ ही टाटा कॉफी पर क्या राय है आपकी? आज इस सुबह से होल्ड कर रहा है। जी,
देखिए टाटा कॉफ़ी के अंदर में हमने बिल्कुल जैसे आपने देखा कि आज इस स्टॉक के अंदर में एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ये कंटिन्यूसली सस्टेन्ड है और बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद इसने इस रेंज को क्रॉस किया जो कि 124 के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली अब जो एक मूवमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा और 145 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। देखिए मोमेंटम स्टॉक नहीं है इसलिए इसके अंदर भी मुझे लगता है थोड़ा सा हमें होल्ड करके रखना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि स्टॉक को नीचे में 118 के लेवल्स को नहीं ब्रीच करना चाहिए, तो 118 का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर में 145 148 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आज बायोकॉन ने जो किया अगर आप देखें ऑलमोस्ट 900 स्ट्राइक किया। ये चार्ट पहले ही कह रहा था कि बॉस मैं कुछ करने वाला हूँ, हालांकि आज ने किया लेकिन ऊपर हार उस पर टिक नहीं पाया। उसके बाद आप देखिए डिश टीवी 100 के स्तर पे, जीएसटी बिल के पास होने से पहले इसमें एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं ना आई मीन न्यूज़ का इंतज़ार, उस न्यूज़ के चलते एक रन अप आया, ये गया करीब करीब 108 स्ट्राइक करके आया। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ये लाजमी है किसी भी अगर आप देखें न्यूज़ के मैच्योर होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अब जो मूव आ रहा है देखिए डिस्क्लोजर के साथ बोल रहा हूँ कि डिश टीवी जो है समूह की कंपनी है, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर से बात करूँ मैं, मानस ये एक बार फिर से 100 को सिक्योर कर रहा है और जब ये 100 को सिक्योर करता है, 95 को सिक्योर करता है, 90 को सिक्योर करता है, रिगेन करता है, तब तक ट्रेड की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। अभी कोई गुंजाइश नज़र आ रही है आपको इस पर? देखिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा डिश टीवी पे ट्रेडिंग कॉल लेने के लिए। मेरा प्रेफरेंस रहेगा स्टॉक पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए, 2 से 3 मंथ का अगर टाइम फ्रेम हो तो जिस तरह हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल करीब 120-122 तक का है। तो आपका अगर नज़रिया बड़ा है, अगर आप 3 to 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए। 90 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें क्योंकि आई थिंक 91 या 92 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। एक डिसेंट रिटर्न आने वाले 3 से 4 मंथ में स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार आइडिया को देख लेते हैं बिकॉज आइडिया सेंसिटिव था रिजल्ट को लेकर, और साथ ही आज और एक जो खबर चल रही है स्पेक्ट्रम ऑक्शन, अब 2300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है और ये अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होगी स्पेक्ट्रम्स की। सिद्धार्थ, आइडिया एक तो आज जिस तरह का प्रेशर यहाँ पर है अभी भी 2.5% नीचे, और साथ ही पूरे टेलीकॉम स्पेस को देखिए काफ़ी डाइवर्जेंस देखने को मिला है। सो यू भारतीय एयरटेल जो कि 3% नीचे है, आइडिया 2.5% नीचे, बदन देश रिलायंस कम्युनिकेशन या फिर टाटा कम्युनिकेशन जो कि अच्छा चल रहा है। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए स्ट्रक्चरली अगर टेलीकॉम स्पेस की बात करें तो 2300 मेगाहर्ट्ज का जो बड़े ऑक्शन होने की बात हम कर रहे हैं, ये बात सही है। और अगर ऑक्शन में सब पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं मानता हूँ कि जिसकी सभी की बैलेंस शीट थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि अगर भारती की बात करें तो हाई डेट लेवल्स है, या किसी और कंपनी की बात करें आरकॉम की बात करें तो 40-50 हज़ार करोड़ का डेट लेवल्स है। तो मैं मानता हूँ कि इसको फंड कैसे किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा इशू है कंपनियों द्वारा। साथ ही साथ बैंक के जो एडवांसेस है वो भी बहुत लो है और बहुत कॉशियस है बैंक, तो यहाँ पे कितना फंडिंग बैंक के द्वारा मिल सकता है ये भी एक दूसरी पहलू है देखने का। बट अगर स्ट्रक्चरली बात करें स्पेस की तो कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जियो के आने से एक जो प्राइस इरोजन होगा ओवरऑल स्पेस में और डेटा स्पेस में ये एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल हो सकता है। बट हालांकि ये एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, 6 से 8 महीने या साल भर का पर्सपेक्टिव है। किसी को अगर लंबा लीप लेना है, लंबी अवधि के लिए चाल लेनी है, तो हम मानते हैं कि भारती ही एक कंपनी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐसे बिजनेसेस में आई है जहाँ पे डिसरप्टिव प्राइसिंग हुआ है, बट भारती ने सस्टेन किया है और इस बार के नतीजे भी थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं। तो हम मानते हैं कि अफ्रीकन बिजनेस भी ओवरऑल अब ठीक शेप में आ रहा है। बट 2 से 3 साल की अवधि किसी को लेनी है तो ही भारती पे बेट करे। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्पेस को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा।